हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट की मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का पार्ट 2। और अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और इस पार्ट 2 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि 14। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से तो मुझे पता है कि 2 इंटू 7 इज 14 और रिमाइंडर मिला 0। तो ये डिविजिबिलिटी रूल या फिर 14 जैसे छोटे नंबर को 2 से डिवाइड करना बहुत ही इजी है। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं कि 1056 को डिवाइड करिए 93 से या फिर किसी 105 से, तो इस तरीके की डिवीजन करने के लिए आपको बहुत सा टाइम भी लगेगा और बहुत सा स्पेस भी लगेगा। तो इसीलिए कुछ बड़े नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ रूल्स हैं या फिर कुछ फैक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई अगर बड़ा नंबर है जैसे कि 1000 या फिर 1060, इस टाइप के नंबर किस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होंगे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर के साथ। सबसे पहला रूल है डिविजिबिलिटी बाय 10। अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है और हमें ये पता लगाना है कि वो पर्टिकुलर नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। अब जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि 10 के मल्टीपल्स होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो इन सब नंबर्स में आप एक कॉमन पैटर्न देख रहे होंगे कि सब नंबर की वंस प्लेस पर 0 आ रहा है। जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी मल्टीपल्स हैं 10 के, उनकी वंस प्लेस पर 0 आ रहा है। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है या ये रूल बनता है कि अगर कोई नंबर जिसके वंस प्लेस पर 0 एग्जिस्ट करता है, वो नंबर डिविजिबल होगा किससे? 10 से। दैट इज, इफ a number has 0 in the ones place, then it is divisible by 10। ठीक है, देखिए कितना इजी है। अब अगर मेरे पास कोई इस तरीके का इतना बड़ा नंबर हो और मुझे इसे डिवाइड करना पड़े 10 से, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डिवीजन करने में। लेकिन विद हेल्प ऑफ दिस डिविजिबिलिटी रूल मुझे ये पता है कि इसकी वंस प्लेस पर 0 आ रहा है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम 5 के मल्टीपल्स देखते हैं जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। अब यहां पर भी आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि वंस प्लेस पर या तो 0 आ रहा है या फिर 5, या तो 0 है या 5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके वंस प्लेस पर या तो 0 आए या फिर 5 आए उसके वंस प्लेस पर, तो वो डिविजिबल होगा किससे? 5 से। वो डिविजिबल होगा किससे? 5 से। सो हम कह सकते हैं अ नंबर which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by
5। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि हम 2 के कुछ फ्यू मल्टीपल्स देखते हैं, जैसे कि 10, 12, 14, 16 या फिर 18, 20 या कुछ बड़े नंबर भी जैसे कि 2410, 4356, 1358, 5474। ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। अब इनके अंदर आप क्या पैटर्न देख रहे होंगे कि सबकी वंस प्लेस पर कोई ना कोई इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर मतलब जैसे 0, 2, 4, 6, 8। तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर हमने मल्टीपल्स देखे 2 के, इन सब में वंस प्लेस पर कोई ना कोई इवन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पर इवन नंबर आए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यानी कि a number is divisible by 2 if it has any of the digit like 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place। और ये जो डिजिट्स आपको दी हुई हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। ठीक है, चलिए अब आगे फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल है हमारा डिविजिबल बाय 3। अब हम 3 के कुछ मल्टीपल्स देखते हैं, जैसे कि 21, 27, 36, 54, 219। अब इनके अंदर आपको एज सच कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये 27 है। 27 तो 3 से डिवाइड होता है, लेकिन अगर मैं 37 लूं तो वो 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, या फिर 47, तो मैं ये नहीं कह सकती कि अगर वंस प्लेस पर 7 आ रहा है तो वो डिवाइड होगा 3 से। तो इसके लिए हमारा रूल क्या है? अगर आप 2 + 1 को प्लस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? 3। 3 + 6 को प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है 9। 5 + 4 को तो भी 9। 2 + 1 3 + 9 is 12। या अगर मैं 2 + 7 को प्लस करूं तो आंसर मुझे मिलेगा 9। तो देखिए, जो भी हमारे मल्टीपल्स हैं जैसे 27 या ये तीनों नंबर्स, इनकी जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करने के बाद इनकी जो 2 डिजिट्स हैं 2 और 1, उनको ऐड करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है 3 या 9 या फिर 12, तो वो रिजल्ट 3 का मल्टीपल होता है। यानी कि ये नंबर्स 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे किसी भी नंबर के, जैसे कि 99, अब मैं 9 + 9 करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? 18। और 18 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि अगर मैं 18 को 3 से डिवाइड करती हूं तो आंसर मिलता है 6। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर है उसकी डिजिट्स को ऐड करके जो आंसर मिल रहा है, अगर वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। So, if the sum of the digits of a multiple of 3, then number is
divisible by 3. Or we can say, if the sum of the digit of any number and that sum is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. देखिए कितना इजी था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। अब इसके लिए मैं कोई एक मल्टीपल लेती हूँ 6 का। मान लो कोई नंबर है मेरा 18। 18 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 से, लेकिन 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 3, और 2 और 3 इन दोनों नंबर्स से 18 भी डिवाइड होता है। अगर मैं 2 into 9 करूं, 2 into 9 करूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 18। या फिर 3 into 6 करूं तो भी आंसर मिलता है मुझे 18। तो 2 और 3 दोनों एक ऐसे नंबर हैं जिनसे 18 डिवाइड होता है। और 6 के फैक्टर्स क्या क्या थे जो हमने देखे थे? 1, 2, 3 और 6। तो 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो 6 के भी फैक्टर हैं और 18 के भी फैक्टर हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है बाय 2 and 3 बोथ, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एक बार कोई और नंबर भी चेक करके देख लेते हैं, जैसे कि 36। अब 36 2 से भी डिवाइड होता है। अब अगर 2 into 18 करूं तो आंसर क्या मिलता है? 36। और 3 into 12 करूं तो भी आंसर क्या मिलता है? 36। तो 36 जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 36 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमारा ये कंक्लूजन निकलता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is also divisible by 6। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या है? इफ अ नंबर with 3 or more than 3 digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit is divisible by 4। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जो कि 3 डिजिट या 3 डिजिट से बड़ा है और उसके लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस। वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे क्या है? 1 और 2। और 12 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है। तो इस रूल में हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर 3 या 3 डिजिट से ज्यादा कोई नंबर है और उसके वंस और टेंस प्लेस की वैल्यूज मिलके ऐसा नंबर बनाती हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अब मैं एग्जांपल लूं 224 का। तो 224 की वंस और टेंस प्लेस मिला के आंसर मिलेगा 24। और 24 डिविजिबल होता है किससे? 4 से। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 224 कंप्लीट 4 से डिविजिबल होता है। तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर हमारे पास कोई 3 या 3 से ज्यादा डिजिट्स का नंबर है तो हम क्या देखते हैं? उसकी वंस और टेंस प्लेस के नंबर।
मतलब अगर कोई नंबर लूं और उस नंबर के वंस और टेंस प्लेस की वैल्यू मिलाकर वो नंबर अगर कोई ऐसा नंबर बनाते हैं जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो कंप्लीट नंबर जो 3 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट का था वो भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8। अब डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करने के लिए हमें नंबर चाहिए जो कि 4 या 4 डिजिट से बड़ा हो, जैसे कि ये नंबर 2104 या ये नंबर 1416। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कोई नंबर 4 या 4 डिजिट से बड़ा है और उसकी लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 हैं, तो वो नंबर हमारा कंप्लीट किससे डिविजिबल होगा? 8 से। तो वो नंबर हमारा कंप्लीट 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब जैसे मैं कोई नंबर लूं 6448। अब अगर मैं इसकी डिविजिबिलिटी चेक करूं 8 से बाय यूजिंग डिवीजन, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैं इसकी डिविजिबिलिटी चेक करके देखती हूँ। तो रूल कह रहा है कि अगर 4 या 4 डिजिट से ज्यादा कोई नंबर है और उस नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स यानी कि वंस प्लेस वाली, टेंस प्लेस वाली और हंड्रेड्स प्लेस वाली, अगर ये तीनों डिजिट मिलकर नंबर बना रही हैं जैसे 448, और ये नंबर अगर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, जैसे कि अगर मैं इस नंबर को 8 से डिवाइड करूं तो आंसर मिलेगा 56। तो ये नंबर 448 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से, क्योंकि आंसर मिल रहा है 56। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये कंप्लीट नंबर जो कि है 6448, ये नंबर भी डिविजिबल होगा किससे? 8 से। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स लेते हैं, हंड्रेड्स प्लेस वाली, टेंस वाली और वंस प्लेस वाली। जैसे कि यहाँ पर 2104 है। अब ये बनाता है 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस वाली वैल्यूज लेकर नंबर बन रहा है 104। अब 104 को 8 से डिवाइड करूं तो आंसर मिलेगा 13। तो 13 पर 104 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किससे? 8 से। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये कंप्लीट नंबर 2104 डिविजिबल होगा किससे? 8 से। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे 9 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, या फिर अगर हमें कोई नंबर गिवन है जैसे 4608, उन नंबर्स की डिजिट का सम करते हैं, जैसे 4 + 6 + 0 + 8। तो ये हमें क्या देगा? 4 and 6 10 + 0 is 10 + 8 is 18, और 18 9 से डिवाइड होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कोई नंबर गिवन है और उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नंबर मिल रहा है, अगर वो 9 से डिविजिबल है, तो हमारा ये कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स
if the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. इन रूल्स के अलावा हमारे कुछ रूल्स और हैं जो क्या कहते हैं कि if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factor of that number. मतलब जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूं 18 का. 18 अगर 6 से डिवाइड होता है तो वो 6 के जो फैक्टर्स हैं यानी कि 1, 2, 3 और 6 इन सब से भी डिवाइड होगा. और हम ये देखते ही हैं कि 18 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से तो डिवाइड हो ही रहा है. या फिर मैं देखूं 24 को मैं डिवाइड कर रही हूं 4 से, तो 4 के फैक्टर क्या हैं? 1, 2 और 4. ये 4 के फैक्टर्स हैं. तो 24 1 और 2 से भी डिवाइड होगा. यहाँ 1 और 2 से भी ये डिवाइड होगा. तो इसीलिए अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है यानी कि 18 अगर 6 से डिवाइड हो रहा है, then it is divisible by each of the factor of that number. मतलब फिर वो उसके फैक्टर्स यानी कि 2 और 3 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट रूल कहता है if a number is divisible by 2 co-prime number, then it is divisible by their product also. जैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि co-prime number क्या होते हैं. अब मैं एग्जाम्पल लूं 2 और 3 का. 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 2, क्योंकि 2 को हम अचीव कर सकते हैं 1 into 2 से. और 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 3, क्योंकि 3 को मैं अचीव कर सकती हूँ 1 and 3 से. अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1. तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो क्या हो? 1 हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर. तो अगर कोई नंबर किन्हीं दो को-प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है जैसे कि 2 और 3. अब मैं फिर से 18 का एग्जाम्पल ले सकती हूँ. 18 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है और 3 और 2 क्या है? को-प्राइम नंबर. तो then it is divisible by their product also. 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 18 उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, यानी कि 2 into 3 क्या है? 6. तो 18 जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल होगा किससे? 2 into 3 यानी कि 6 से. तो जैसे कि अगर मेरा कोई नंबर ऐसा है जो दो को-प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उन को-प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब ये रूल क्या कहता है? If two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. मतलब ये रूल कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं जो अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं और वो दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो उन दो नंबर्स का सम भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हमारे पास दो नंबर हैं 6 and 18.
6 एंड 18, और ये दोनों ही नंबर हमारे 3 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर मैं 6 और 18 को प्लस करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 24, और 24 भी डिविजिबल होता है 3 से। तो यही ये रूल कहना चाह रहा है, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं और वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दो नंबर का सम आएगा, वो भी डिविजिबल होगा उस सेम नंबर से। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं 24 और 16 का। 24 और 16 का। 24 और 16 दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं। अब मैं क्या करूं? 24 प्लस 16 करूं तो ये क्या मिलेगा मुझे? 40, और 40 भी डिविजिबल होता है किससे? डिविजिबल होता है बाय 4। तो यही ये रूल कह रहा है कि अगर आपने कोई भी दो नंबर लिए और वो दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, तो इन दोनों नंबर का एडिशन जो आएगा वो भी डिविजिबल होगा उस नंबर से जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट रूल देखते हैं। ये रूल कहता है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला एक रूल देखा था कि अगर कोई दो नंबर डिवाइड होते हैं किसी एक नंबर से, तो उनका सम भी डिवाइड होगा उस नंबर से। ये भी वही रूल है, बस यहाँ डिवीजन की बजाय हम बात कर रहे हैं किसकी? सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की। तो ये रूल कह रहा है कि अगर आपके कोई दो नंबर डिवाइड होते हैं या डिविजिबल हैं किसी एक सिंगल नंबर से, तो उनका डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट मिलेगा इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने ऊपर लिया। यहां मैं बात करूं 6 और 18 की। दोनों डिवाइड होते हैं किससे? 3 से। अब 6 और 18 का डिफरेंस निकालूं, यानी कि 18 में से मैं 6 माइनस करूं तो आंसर क्या मिलेगा? 12, और 12 भी मेरा 3 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 3। तो यही रूल कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं 24 और 16 का, जो कि डिविजिबल होता है किससे? 4 से। अब अगर 24 माइनस 16 करूं तो आंसर क्या मिलेगा? 8। 24 माइनस 16 करूं तो आंसर मिलेगा 8, और 8 भी डिविजिबल होता है किससे? 4 से। 8 is also divisible by 4. So, ये रूल हमारा यहाँ पर यही कहता है कि अगर दो नंबर डिविजिबल हैं किसी एक नंबर से, then their difference is also divisible by that number. चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। When a number is expressed as a product of its factors, we say that the number has been factorized. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर को, जैसे कि 36 है, अगर हम किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के साथ, जो उसके अल्टीमेट फैक्टर्स हैं, उनसे रिप्रेजेंट करें, तो वो क्या होगा? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि हम 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 18, या फिर
3 इंटू 12 या फिर 4 इंटू 9 या फिर 6 इंटू 6। अब अगर ये 2 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन 18 को कर सकते हैं, 12 को कर सकते हैं, 4 और 9 दोनों को कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं। तो आइए इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं क्या पॉसिबल वेज है। एक है 2 इंटू 18, एक 3 इंटू 12, एक 4 इंटू 9 और एक 6 इंटू 6। अब अगर मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करूं, यानी कि 18 को फर्दर फैक्टराइज करूं, तो आंसर क्या मिलेगा? 2 एज इट इज, 2 इंटू और 18 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 9 में। फिर फर्दर 9 को फैक्टराइज कर सकती हूँ किसमें? 3 इंटू 3 में। तो अल्टीमेट मुझे फैक्टराइज क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां देखते हैं, 3 को फैक्टराइज नहीं कर सकते तो 3 इंटू, अब 12 को फैक्टराइज कर सकती हूँ 3 इंटू 4 में, और फर्दर 4 को फैक्टराइज कर सकती हूँ 2 इंटू 2 में। तो इस 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 को रीअरेंज करके मुझे फाइनली क्या मिला? 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। अब यहां देखते हैं, ये है 4 इंटू 9। अब 4 को मैं फैक्टराइज करूं, यानी तो क्या हुआ? 2 इंटू 2, और 9 को फैक्टराइज करूं तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 3। तो मुझे फाइनल फैक्टराइजेशन क्या मिल रही है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 6 को भी फैक्टराइज करके मुझे आंसर यही मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो फाइनल फैक्टराइजेशन मिल रही है मुझे 36 की, वो क्या मिल रही है? यहां से फर्स्ट नंबर से भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और सेकेंड नंबर से भी यही, और थर्ड से भी सेम, और फोर्थ से भी यही सेम फैक्टराइजेशन मिल रही है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 को हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। ये जो हमें अल्टीमेट फैक्टराइजेशन मिल रही है 36 की। और प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए क्योंकि इस अल्टीमेट फैक्टराइजेशन में जो नंबर हमें मिल रहे हैं 2 और 3, ये दोनों ही कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर। तो किसी भी नंबर को अगर हम अल्टीमेट फैक्टराइज करें और उसकी फैक्टराइजेशन में सारे नंबर्स प्राइम हैं, तो वो नंबर क्या मिलता है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन। और जितने भी नंबर हैं उनकी अल्टीमेट फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स में ही होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ये क्वेश्चंस पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, HCF और GCD। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 20, 28 एंड 36। अब इन तीनों नंबर्स का HCF निकालने के लिए मुझे इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ 20 का। तो 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 10, और फर्दर 10 को किस तरीके से लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 20 की, क्योंकि हमारे दोनों नंबर्स, दोनों डिजिट्स 2 और 5 वो प्राइम नंबर हैं। अब इसी तरीके से 28 का फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा? 2 इंटू 40। ठीक है,
अब 14 को मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ किस में? 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 में। तो अब फिर से 2 और 7 मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो ये कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई किसकी? 28 की। अब करते हैं 36। 36 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? 2 इंटू 18, और 18 को फैक्टराइज करूं तो कैसे लिखूंगी? 2 इंटू 9। अब 9 को मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ किसमें? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये जो फैक्टराइजेशन आई, ये 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। अब इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने के लिए मुझे क्या देखना होगा कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो इन तीनों फैक्टराइजेशन में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर है 2 इंटू 5, यहाँ है 2 इंटू 7, और यहाँ है 2 इंटू 3 तो मैं क्या देख रही हूं कि 2 इंटू 2 इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। 2 इंटू 2 इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन तीनों नंबर्स का 20, 28 और 36 का, वो होगा 4, क्योंकि 2 इंटू 2 इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। और हमें निकालना क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो तीनों में या जितने भी नंबर्स हमें गिवन है उनमें कॉमन हो, यानी कि तीनों में सेम नंबर एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ के केस में क्या कर रहा था? 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर is the lowest of their common multiple। मतलब कौन सा ऐसा कॉमन मल्टीपल होगा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का जो उन तीनों में कॉमन है लेकिन लोएस्ट है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? 8 और 12 का। अब 8 और 12 का एग्जाम्पल लिया तो मैंने 8 का फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 2 इंटू 4, और 4 को फर्दर फैक्टराइज किया तो मिला 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां पर देखते हैं 12 का फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला? 2 इंटू 6 को फर्दर फैक्टराइज किया तो क्या मिला? 2 इंटू 3, और ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हमें किसी भी नंबर की हाईएस्ट अकरेंस देखनी होती है। जैसे यहां प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है? 2, और यहां आ रहा है 2 और 3। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं 12 और 8 के, 2 और 3। अब 2 की अकरेंस हाईएस्ट किस में है? 8 में। कितनी है? 2 इंटू 2। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2। और यहां पर 3 की कितनी हाईएस्ट अकरेंस है? 1। तो मैंने 3 की अकरेंस लिखी एक सिंगल टाइम इंटू 3, और आंसर मिला मुझे 24। तो हम क्या कहेंगे कि 24 क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसका?
8 और 12 का। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं और कोई मुझे पूछे कि 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, जो कि क्या होगा 2 इंटू 3, और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। और 12 का फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा 2 इंटू 6 को मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ किसमें 2 इंटू 3 में। तो अब ये 12 की अल्टीमेट प्राइम फैक्टराइजेशन और ये 6 की। अब इन दोनों में एलसीएम देखना है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगी कि 2 और 3 मेरे कॉमन नंबर हैं और 2 की अक्रेंस किसमें ज्यादा है 12 में। कितनी है 2 इंटू 2, तो मैंने उसको यहां लिख लिया। और 3 की अक्रेंस दोनों में सिंगल है तो एक लिख लिया 3। अब 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो 6 और 12 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 12। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट अक्रेंस को लेकर हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जैसे 2 की थी 2 अक्रेंस, हाईएस्ट 2 अक्रेंस, तो 2 लिख लिया, और फिर 3 की हाईएस्ट अक्रेंस थी 1 तो 3 लिख लिया। अगर किसी नंबर के फैक्टर्स में 5 और 7 भी आता तो हम 5 और 7 को भी सिंगल टाइम इसमें मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं। हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जो कि है टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट। हमारे लेक्चर्स की अगर पिक्स के फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट। हमारे चैनल के लाइव सेशंस के लिए या फिर डाउट सेशंस के लिए आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स के लिए ट्विटर पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।